Today I am going to discuss about the environmental pollution. Getting very important topic है for the GKS SW examination. कोई भी एग्जाम हो, getting चाहे लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या नायब तहसीलदार हो, getting या और अदर एग्जामिनेशन, getting कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, getting अब इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पोल्यूशन। गेटिंग पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टन मटेरियल टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो भी मटेरियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, वही हमारे पास पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्या हो सकता है? वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है या लैंड पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मेकिंग इट लेस अनफिट और अनफिट फॉर लाइफ। देखो आप वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास जो भी डिस्पोजल वगैरह गार्बेज डालोगे, गिरी, तो उससे क्या हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूशन काज हो जाता है। गिरी, तो पोल्यूशन क्या है? जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, वही पोल्यूशन है। गेटिंग द पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टन मटेरियल टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, चाहे वाटर में हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो। ठीक है, इससे क्या होता है, मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए लेस फिट और अनफिट होता है लाइफ के लिए। गेटिंग, तो हम इसको मतलब कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में हम नहीं रह सकते हैं ना, हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस एनवायरनमेंट रहने में। गेटिंग, तो सो हमें एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। गेटिंग, अब पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स और फैक्टर विच काज एडवर्स इफेक्ट। देखो पोल्यूटेंट्स क्या है? एक मटेरियल और फैक्टर है जो क्या करता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है एनवायरनमेंट के ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। देखो जो भी नेचुरल क्वालिटी है एनवायरमेंट उसको खत्म कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। फॉर एग्जांपल स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री। देखो स्मोक कहाँ से निकल रही है? फैक्ट्री से, मतलब इंडस्ट्री से निकल रही है। एंड ऑटोमोबाइल्स केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो ये भी क्या करता है, कॉज पोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है पोल्यूशंस आर द मटेरियल्स आर द फैक्टर विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचर क्वालिटी ऑफ एन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, इतने केमिकल निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वहाँ से क्या निकलते हैं, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस निकल जाते हैं। ठीक है, स्वेज ऑफ हाउसेज एंड डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर द कंपोनेंट्स कॉमन पोल्यूटेंट्स। जो भी स्वेज ऑफ हाउसेज, जो भी कूड़ा करकट निकलता है घर से, ठीक है, तो वो सारा क्या है हमारे पास एक पोल्यूटेंट्स है। गेटिंग, तो पोल्यूटेंट से क्या हो जाता है, पोल्यूशन कॉज होता है। गेटिंग, पोल्यूशन से क्या कॉज होता है, पोल्यूशन। गेटिंग, तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। गेटिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। याद रखना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है। देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होता है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। दे परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडिड टू द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, ऐड होता है। जैसे डीडीटी है, डीडीटी और प्लास्टिक, ये क्या करता है, पूरे एनवायरनमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। गेटिंग, तो डी की फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में, व्हाट इज डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है डीडीटी की फुल फॉर्म? क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। याद रखना क्या क्या है डीडीटी की फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपने एग्जाम में याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है डीडीटी की फुल फॉर्म? ये भी पूछ सकता है कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज डीडीटी स्टैंड फॉर, या डीडीटी क्या है। गिरी, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। गिरी मीन्स दो कार्बन की चेन। गिरी, यहाँ पे इथेन और प्लास्टिक। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डीडीटी आ गया और आपके पास प्लास्टिक आ गया जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, और उसमें सब्सटेंस को ऐड करता है। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? दे आर फॉर्म बाय इंट्रैक्शन अमॉन्ग्स द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये कम बनता है जब इंट्रैक्शन होता है किसका, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। याद रखना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, पैन की फुल फॉर्म याद रखना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये किससे बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन से। तो पैन क्या है, पर ऑक्सी नाइट्राइल, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है, पैन क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है, पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, इंट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इंट्रैक्शन से। ठीक, तो क्लासिफिकेशन हमारे पास दो किस्म होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गेटिंग, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। इसमें दो एग्जांपल है आपके पास, डीडीटी और प्लास्टिक। डीडीटी क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन।
गेटिंग। तो ये आपने याद रखना है। और प्लास्टिक और प्राइमरी सेकेंडरी जो डायरेक्टली नहीं करता है, गेटिंग, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे इसमें आ गया आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल पैन, ठीक है, जिसका क्या है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको कहा से पैन किसके फॉर्म इंट्रैक्शन के फॉर्म से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग। मैं आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। गेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फॉर्म। हमारे पास दो किस्म थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्लूटेंट्स की एग्जांपल आ गई आपके पास कौन से, आपके पास डीडीटी और प्लास्टिक। और सेकेंडरी की आगे पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और उसकी क्या है डीडीटी मीन्स डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन और प्लास्टिक। गेटिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दियर एग्जिस्टेंस इन नेचर। अब नेचर में किस तरह से एग्जिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे फिर क्लासीफाई करेंगे। वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये क्या करता है, दे डू नॉट ऑकर इन नेचर एंड आर मैन मेड। देखो, जो क्वालिटेटिव होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ये क्या होता है मैन मेड होता है। याद रखना, क्वालिटेटिव प्लूटेंट्स दे दिस डू नॉट ऑकर इन नेचर, ये नेचर में नेचरली ऑकर नहीं होता है। एंड और मैन मेड, ये मैन मेड का होता है, मतलब कि लोगों ने खुद बनाया होता है। जैसे आपके पास फंगीसाइड्स आ गया, हर्बिसाइड्स आ गया, डीडीटी आ गया, ये लोग मतलब कि मैन मेड है। ठीक है, इट्स आर्टिफिशियल नॉट ए मैन मेड, मतलब इट इज़ आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड का है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो ये मैन मेड है मीन्स आर्टिफिशियल है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, दिस डू नॉट ऑकर इन नेचर, मतलब ये नेचर में खुद से खुद नहीं ऑकर होता है, मतलब ये नेचर में नहीं होता है खुद से खुद। ठीक है, ये मैन मेड होता है मीन्स आर्टिफिशियल होता है, फंगिसाइड हार्बिसाइड और डीडीटी। ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है जो नेचर में नेचरली होता है, दिस ऑकर इन नेचर। ठीक है, ये नेचरली करता है ऑकर नेचर में। एंड ही बिकम्स प्लूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेज बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड लेवल। जब ये क्या करता है, जब मतलब कि एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चला जाता है इनकी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या करता है, कॉज करता है पोल्यूशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड लिमिटेड अमाउंट में हो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में हो गया तो ये क्या करता है, कॉज पोल्यूशन। गेटिंग। तो अकॉर्डिंग टू दियर एग्जिस्टेंस इन नेचर, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स और क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होता है, दिस डू नॉट ऑकर इन नेचर। गेटिंग। जैसे हर्बिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड्स है ना। और क्वांटिटेटिव होता है जो नेचर में ऑकर करता है। गेटिंग। और उसकी जो भी कंसंट्रेशन जब थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर पहुंच जाती है तो ठीक है वो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखना, वेरी वेरी, ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, है ना। या तीन आपको पास क्वालिटेटिव के देंगे और एक क्वांटिटेटिव के दे देंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल। अब जो डिकम्पोज हो जाता है और जो नहीं होता है, गेटिंग, वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। और सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एक है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या है। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स सबको पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट विच आर डिग्रेडेड बाय मैक्रोबियल एक्शन, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इसको डिकम्पोज करते हैं इजिली, जैसे सीवेज वगैरह आ गया ना, गार्बेज वगैरह। गेटिंग। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट विच आर डिग्रेडेड बाय द मैक्रोबियल एक्शन, जैसे स्वेज। गेटिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय मैक्रोबियल एक्शन। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होता है जो मैक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोज हो जाता है, जैसे स्वेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होता है जो बायोडिग्रेडेबल के प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक आ गया, ग्लास आ गया, डीडीटी आ गया, सॉल्ट और हैवी मेटल आ गया, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस है, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज बाय मैक्रोबियल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एट ऑल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। एक है नेचुरल, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज होता है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसे चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, वन इज़ द नेचुरल एंड सेकंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। गेटिंग। जो नेचुरल कॉज हो जाता है और एंथ्रोपोजेनिक जो होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कॉज होता है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। गेटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। गेटिंग। जो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होता है, कॉज हो जाता है। गेटिंग। तो वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब कॉजेज ऑफ पोल्यूशंस, अनकंट्रोल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो, मतलब ये पोल्यूशन क्यों काज हो जाता है, गेटिंग, अनकंट्रोल
ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे पोल्यूशन काज हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, मतलब कि रूरल से लोग कहाँ आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन में आ रहे हैं, अर्बन में आ रहे हैं, है ना, सिटीज़ में आ रहे हैं। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, मतलब पूरी तरह से लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, है ना, अलग चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, मतलब कि जंगलों में आग लगा रहे हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेज, है ना। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, ये सारा क्या है, काजेज ऑफ पोल्यूशन है। तो क्या क्या काजेज ऑफ पोल्यूशन है? अनकंट्रोल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट फायर, रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। गेटिंग। अब हमारे पास एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ फोर डेवलपमेंट, मतलब एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इंक्रीजिंग ट्रैफिक, मतलब जैसे लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ी रख ली है सबने, है ना, 4 4 10 10, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, किसी के पास एक है, दो है, किसी के पास अगर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम के पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फ्यूल वो बर्न करेगा और पोल्यूशन होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ फोर डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, मतलब कि ट्रैफिक बढ़ रही है, ट्रैफिक तक कब बढ़ेगी, जब गाड़ियाँ बढ़ेगी, ठीक है। ग्रोइंग एक्टिविटी सिटीज़, ठीक है, मतलब सिटीज़ जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। सिटीज़ क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, गेटिंग। एयर पोल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, जो इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन है इससे क्या हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। डैमेज द एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड क्लाइमेट चेंज, जो प्रॉपर्टी और जो है क्लाइमेट वो भी पूरी तरह से बदल रहा है, गेटिंग। एयर पोल्यूशन से क्या कर रहा है, ये एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ फोर डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ग्रोइंग सिटीज़, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एयर पोल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम होती है इससे, है ना। डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स, क्या क्या मेजर एयर पोल्यूटेंट्स और इनके सोर्स क्या है? फर्स्ट वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ ए कलरलेस ऑडरलेस गैस, याद रखने एग्जाम में आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ऑडरलेस कलरलेस गैस है, ये इंपॉर्टेंट स्टेट में आया हुआ है काफ़ी बार एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से लेकर आया हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक पोल्यूटेंट्स है, मेजर पोल्यूटेंट्स है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, दैट इज प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल। जब कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट जलती है ना, मतलब धुआं के साथ जलती है, ठीक है, मतलब धुआं ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो वो क्या निकल रहा है उस टाइम? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन बेस्ड फ्यूल है, इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड वुड, है ना। आल्सो प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सच एज सिगरेट, या अगर इंसान कोई भी स्मोकिंग वेयर करता है तो वहाँ से भी क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है? ये मेजर पोल्यूटेंट्स है, ये कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, ये प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल, मतलब कि किससे प्रोड्यूस होती है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, वुड, आल्सो प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सच एज सिगरेट, गेटिंग। ये आपने याद रखना, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस, ये एक सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कब निकलता है? मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेटिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस, ये सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ कोल, आयल एंड नेचुरल गैस, मतलब कि जो भी आप कोल वगैरह जलाते हो या आयल नेचुरल गैस की वजह से, तो ये क्या करता है? ये कॉज करता है, गेटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस इमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ कोल, आयल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैनली रिलीज फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेटर। ये क्या करता है? रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलता है, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में, और वो बहुत सारी गैसेस के साथ मिलकर किसको हीट करता है? ओजोन लेयर को, गेट। तो ये भी क्या करता है? पोल्यूशन का आजाद करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये और ब्रोमीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको? ओजोन लेयर को, गेट। उसके बाद आगे आपके पास लेड, प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पैंट्स, हेयर डाइस। याद रखना, जो लेड है वो किस किस में प्रेजेंट होती है आपके पास? पेट्रोल में, डीजल में, लेड में, बैटरीज में, पैंट्स, हेयर डाई में, है ना, जैसे बालों में करवाते हैं ना प्रोडक्ट। लेड इफेक्ट चिल्ड्रन इन पार्टिकुलर, ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, गेटिंग। लेड से बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। ओजोन, इट ऑकर नेचुरली इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये ज़्यादातर अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में पाई जाती है। ये ज़्यादातर किससे? मतलब व्हीकल एंड इंडस्ट्री आर द मेजर सोर्स ऑफ ओजोन इमिशन, मतलब ज़्यादातर ओजोन कहाँ से इमिट होती है? आपके पास व्हीकल और इंडस्ट्री से। तो व्हीकल और इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ ओजोन इमिशन, मतलब ज़्यादातर आपके पास व्हीकल और इंडस्ट्री है, ये सबसे मेजर सोर्स है क्या करने का? आपके पास ओजोन इमिशन का। अब है एस पी एम, इसकी फुल फॉर्म भी आती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर क्या है, ठीक है, SPM होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। गेटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वेपर। ये किसके फॉर्म में पाया जाता है, SPM सॉलिड, मतलब किसके फॉर्म में पाया जाता है, स्मोक, डस्ट और वेपर। याद रखना, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, आपके पास स्मोक, डस्ट और वेपर। किसके फॉर्म में, स्मोक, ये डस्ट और वेपर। गेटिंग, कैन रिमेन सस्पेंडेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ये बहुत टाइम तक रहता है। आल्सो द मेन सोर्स ऑफ हैज़ विच रिड्यूस विजिबिलिटी, ये हेज का भी कारण रहता है और इससे जो भी विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। गेटिंग, याद रखना, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, SPM क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वेपर। किसके फॉर्म में होता है, या तो स्मोक के फॉर्म में होता है, या तो डस्ट के, या तो वेपर के होता है, स्मोक, डस्ट एंड वेपर के फॉर्म में। याद रखना, किसके फॉर्म में होता है, स्मोक, डस्ट एंड वेपर। ये सस्पेंडेड फॉर, मतलब कि बहुत टाइम तक ये रहता है, ठीक है, जिस ये मेन काज होता है हेज विच विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी है ना, जब हम धुंध होती है बाहर तो बाहर देख ही नहीं सकते ना, मतलब कि एक घर आगे इधर इधर होगा तो यहाँ से 4-5 घर आगे होंगे तो वो भी नहीं दिखेगा। गेटिंग, तो उसके बाद आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल, ये एक सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एक गैस है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोल बर्न करने से, मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये ज़्यादातर कहाँ से रिलीज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में। मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्मोक एंड एसिड रेन, इससे क्या होता है, स्मोक और एसिड रेन होता है। गेटिंग, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है जो किसकी बर्न से होती है, कोल, और ये ज़्यादातर कहाँ से प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट्स। मेजर कंट्रीब्यूटर है किसके लिए, एसिड रेन, ठीक है, टू स्मोक। स्मोक और एसिड रेन ज़्यादातर किससे होती है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड से। ये जहाँ से कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, क्या बर्निंग करने से, कोल। नेक्स्ट वन इज स्मॉग। स्मॉग किससे बना हुआ, फॉग प्लस स्मोक। याद रखना, व्हाट इज स्मॉग, स्मॉग क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक। फॉग प्लस स्मोक क्या है, स्मॉग। याद रखना, फॉग प्लस स्मोक क्या है, स्मॉग, SMOG, स्मॉग। फॉग प्लस स्मोक क्या है, स्मॉग। द टर्म स्मॉग वॉज फर्स्ट यूज इन 1905 बाई डॉक्टर H.A. डेस वेविक। याद रखना, जो टर्म है स्मॉग वो पहली बार किसने यूज़ किया था, डॉक्टर H.A. डेस वेविक्स, ठीक है। याद रखना, डॉक्टर H.A. डेस वेविक्स ने, याद रखना, पहली बार जो स्मॉग का टर्म किसने किया था, डॉक्टर H.A. वेविक्स ने। गेटिंग, स्मॉग क्या होता है, फॉग प्लस स्मोक। गेटिंग, वन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन, और जो एक सबसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है फोटोकेमिकल स्मॉग का वो क्या है, ओजोन। तो वन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन। गेटिंग, तो किसी को भी अगर कहीं प्रॉब्लम है प्लीज़ पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। अगर एनी पर्सन एनी डाउट, ठीक है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉग क्या है, स्मॉग पहली टर्म किसने कब यूज़ की थी, 1905 में। किसने की थी, डॉक्टर H.A. डेस वेविक्स ने। स्मॉग क्या होता है, फॉग प्लस स्मोक। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। देखो, इसमें हमें पॉलिसी मेजर करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव मेजर लाने पड़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल फ्यूल्स, मतलब कि एक अच्छे फ्यूल्स इंधन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन लाने चाहिए, और इक्विपमेंट टू रिड्यूस इमिशन, और ऐसी इक्विपमेंट होना चाहिए कि जो इमिशन को, जो भी गैसेज इमिट होती है एटमॉस्फेयर में वो कम होनी चाहिए। डिस्ट्रॉइंग द पोल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन, जो भी मतलब कि पोल्यूटेंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए थर्मल या तो कैटालिटिक कंबशन से। कन्वर्शन ऑफ द पोल्यूटेंट टू ए लेस टॉक्सिक फॉर्म, जो भी ये पोल्यूटेंट्स है इसको हम कन्वर्ट कर सकें लेस टॉक्सिक फॉर्म में। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल मेजर, पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को, प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए, सिलेक्ट ऑफ सूटेबल फ्यूल होना चाहिए, मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। गेटिंग, उसके बाद आपके पास या इक्विपमेंट टू रिड्यूस इमिशन, और कुछ इक्विपमेंट ला के कि ताकि उस जो भी इमिशन हो रही है उसको कम किया जाए। डिस्ट्रॉइंग द पोल्यूटेंट बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन से, कन्वर्शन ऑफ पोल्यूटेंट टू ए लेस टॉक्सिक फॉर्म में। अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NEMP क्या है, नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लाया हुआ है। नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लेकर आए गवर्नमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इन इंडिया द सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड बिन एग्जीक्यूटिंग ये नेशनल वाइड प्रोग्राम, मतलब कि जो ये आपके पास सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है ये भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है कि ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NEMP क्या होता है, नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखना वेरी, या विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 4-3 ये दे देंगे, एक कोई और दे होगा, ठीक है, जो इनिशिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना।
या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, याद रखना है NAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आ गया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्च किया था आपके पास प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, मतलब कि आपके पास जो भी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च बाय द PM अप्रैल 2015, स्टार्टिंग विथ 14 सिटीज़, मतलब 14 जो 14 सिटीज़ थी वहाँ से स्टार्ट किया था। गेटिंग? तो टू डिसैमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, गेटिंग? तो ये आपने याद रखना, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर ने, अप्रैल 2015 से, ठीक है, स्टार्टिंग विथ 14 सिटी टू डिसैमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। गेटिंग? तो किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर ने, कब? अप्रैल 2015। कहाँ से स्टार्ट किया था? 14 सिटीज़ से। क्या करने? टू डिसैमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, टू डिसैमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। इनकी फुल फॉर्म में अपनी याद रखना। क्या क्या इनिशिएटिव लिया था? NAMP, नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल ईयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसने ये शुरू किया था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ने। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रैल 2015, स्टार्टिंग विथ 14 cities टू डिसैमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस टू द वाटर, जब हम बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं, सच एस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, heat which regulate the quality of water so that it becomes unfit for use। वाटर पोल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ कार्बन सब्सटेंसेस, जब हम क्या करते हैं? बहुत सारे सब्सटेंसेस में ऐड करते हैं वाटर में, जैसे सबसे ऑर्गेनिक आ गया, इनऑर्गेनिक आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, रेडियोलॉजिकल आ गया, हीट विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो क्या करता है? जो वाटर की क्वालिटी उसको खत्म कर देता है, सो दैट इट बिकम अनफिट फॉर यूज़। गेटिंग? तो जो हमारी यूज़ के लिए अनफिट बन जाता है। गेटिंग? याद रखना, so that it becomes unfit for use। वाटर पोल्यूशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर, ये सिर्फ सरफेस वाटर तक सीमित नहीं रहता है, बट इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू ग्राउंड वाटर, सी एंड ओशन, ये ग्राउंड वाटर सी और ओशन तक भी ये फैला हुआ है। गेटिंग? सोर्सेज क्या है? टाइप्स ऑफ सोर्सेज, क्या क्या इसके सोर्सेज है याद रखना, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, पॉइंट सोर्सेज और डिफ्यूज या नॉन पॉइंट सोर्सेज। गेटिंग? क्या क्या सोर्सेज है? सोर्सेज, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, पॉइंट सोर्सेज, directly attributable to one influence, here pollutant travel directly from source to water, it is easily to regulate or easily। getting? point source क्या होता है? टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आपके पास है पॉइंट सोर्स, ठीक है, कौन सा सोर्स है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है। पॉइंट सोर्स क्या करता है? पॉइंट सोर्स डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू वन इन्फ्लुएंस, ये क्या करता है? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। गेटिंग? एयर पोल्यूटेंट ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू वाटर, यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टली जो भी पोल्यूटेंट्स है वो वाटर में चला जाता है। इट इज़ ईजी टू रेगुलेट, इसको हम आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। याद रखना, सोर्सेज क्या है? पॉइंट सोर्सेज, ये डायरेक्टली वाटर में चला जाता है, इसको कॉज कर सकता है और इसको हम आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। गेटिंग? पॉइंट सोर्स। डिफ्यूज या नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? इट इज़ फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड डिफ्यूज सोर्सेज, ये बहुत सारे डिफ्यूज सोर्स से आता है। गेटिंग? इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे वेरी स्पेटली, ठीक है, दे वेरी स्पेटली एंड टेम्परेटली एंड आर डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट। याद रखना, ये क्या है? डिफ्यूज, इट इज़ फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्सेज, ठीक है, दे वेरी स्पेटली एंड टेम्परेटली एंड आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट, ठीक है, इनको रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। गेटिंग? जैसे आपके मेन सोर्स क्या है? जैसे कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी वाटर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट वाटर है ना, जैसे मोहल्ले से या कहीं से पूरा जो पानी आता है तो इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है आगे, इसको भी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये याद रखना, पॉइंट सोर्स जो होता है इसको कंट्रोल करना आसान रहता है और डिफ्यूज और इन नॉन पॉइंट सोर्स को मुश्किल रहता है। गेटिंग? अब है आपके पास है एग्रीकल्चर वेस्ट। फर्टिलाइजर कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। गेटिंग? तो चलो, एग्रीकल्चर सोर्सेज कौन कौन से आपके पास? जैसे फर्टिलाइजर आ गया, कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्या क्या आपके पास है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस आ गया, पोटेशियम आ गया।
ठीक है। और जैसे पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड और फंगिसाइड आ गए। तो एग्रीकल्चर सोर्सेज क्या क्या है? फर्टिलाइजर कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड और फंगिसाइड्स। यह हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर सोर्सेज है। तो एग्रीकल्चर सोर्सेज क्या क्या है? फर्टिलाइजर कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड और फंगिसाइड। गेटिंग? ये एग्रीकल्चर सोर्सेज है। ये भी क्या करता है? कंटेमिनेट करता है वाटर। ठीक है। तो आपके पास सॉइल इरोजन होता है या जब फ्लड आता है तो ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की वो सारी बह के पानी में चला जाती है। तो जो उसमें हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, जो भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो ये सारा क्या करता है? कॉज करता है वाटर पोल्यूशन। गेटिंग? तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? कॉज वाटर पोल्यूशन। गेटिंग? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सोर्सेज क्या है और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है, या डिफ्यूज़ सोर्सेज को किसको रेगुलेट कर सकते हैं इजली और किसको रेगुलेट नहीं कर सकते इजली। गेटिंग? नो मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? जो इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या करता है? ठीक है। तो थर्मल पोल्यूशन क्या है? मेन सोर्सेज आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है। इसमें अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, मैरीन पोल्यूशन होता है, ये अलग है थर्मल पोल्यूशन। ठीक है। तो ये आपने चीज़ें क्या करनी है? याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल पोल्यूशन मेन सोर्स ऑफ द थर्मल पोल्यूशन, इसमें आपके थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और हमारे पास क्या क्या है? अंडरग्राउंड यहाँ वाटर पोल्यूशन हो सकता है और मैरीन पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? ऑयल स्पिल क्या होता है? ऑयल स्पिल क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल वाटर पोल्यूटेंट्स। ये सबसे डेंजरस होता है हर एक वाटर पोल्यूटेंट से। याद रखना, ऑयल स्पिल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाटर पोल्यूटेंट्स है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है? बिल्कुल आराम से इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो ऑयल स्पिल क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये डेंजरस ऑफ ऑल वाटर पोल्यूटेंट्स है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर एट सी और लेक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक ऑन लैंड आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और ऑयल्स टू स्प्रेड वेरी फास्ट, गेटिंग इफेक्टिंग ए लार्ज एरिया इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। गेटिंग? याद रखना, ऑयल स्पिल एट सी डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। ऑयल स्पिल क्या करता है? सी लेवल पे क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। और हार्म करता है ऑर्गेनिज्म। गेटिंग? तो ऑयल स्पिल इज ऑल्सो ये सोर्स ऑफ एयर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ये दोनों कॉज करता है एयर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का। गेटिंग? ऑयल स्पिल। उसके बाद आ गया आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। गेटिंग? ये इंपॉर्टेंट है, बीओडी और सीओडी। बीओडी क्या है? हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी क्या है? केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। गेटिंग? अब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेज द डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है वाटर में, वो क्या करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। याद रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जब वाटर में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है? जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है ना। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वो डाई हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो वाटर पोल्यूशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट मेजर्ड, ये किसके टर्म में होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो भी ऑर्गेनिक टर्म होती है वो किसके? जो भी ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि वाटर पोल्यूशन जो किसके थ्रू होता है? वाटर वेस्ट बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। याद रखना, जो भी वाटर पोल्यूशन होता है किसके थ्रू? ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको मेजर करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by the bacteria in decomposing the organic waste present in water। ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है प्रेजेंट इन वाटर में, इट इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। इसको हम मेजर करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये याद रखना। तो वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या करता है? वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम किसके मेजरमेंट करते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ऑर्गेनिक। तो वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, जो वाटर पोल्यूशन है किसका? ऑर्गेनिक वेस्ट का, वो मेजर करते हैं किसके टर्म में? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। ये क्या करता है? मेजर करता है, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए एक बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए। किसको? ऑर्गेनिक वेस्ट को। गेटिंग? जो किस में पाया जाता है? वाटर में। गेटिंग? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करता है? ये बताता है कि कितना आपके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए एक बैक्टीरिया को, कि ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर सकें जो पानी में प्रेजेंट है। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। Getting? The higher value of BOD indicate
लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो हायर वैल्यू है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वो इंडिकेट करता है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर। बीओडी इज़ लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑनली, जो बीओडी है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए है। गेटिंग नॉट ही रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग पोल्यूटेंट्स लोड इन वाटर। गेटिंग ये सिर्फ किसके लिए है, बायोडिग्रेडेबल के लिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, डिमांड इज स्लाइटली बेटर मोड, ये सबसे बेटर मोड है यूज टू मेजर पोल्यूशन लोड in water. It is the measure of oxygen equivalent of the requirement of oxidation of total organic matter biodegradable और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट इन वाटर। इसका मतलब कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये दोनों के लिए है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, ये स्लाइटली बेटर मेथड है किससे, आपके पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इज द थिन लेयर, ठीक है, ये एक थिन लेयर है ऑर्गेनो इनऑर्गेनिक मटेरियल का, दैट कवर द अर्थ रॉकी सरफेस, ये क्या करता है, जो भी अर्थ का रॉकी सरफेस उसको कवर कर देता है। सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू सॉइल, सॉइल पोल्यूशन क्या करता है, सब्सटेंस को ऐड करता है सॉइल में, विच एडवर्सली इफेक्ट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं सॉइल की और इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, खत्म कर देता है, किसकी वजह से, जो सॉइल पोल्यूशन होता है। गेटिंग अब इसके क्या क्या कॉजेज है इंपॉर्टेंट है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, जब आप इन चीज़ का एक्सेस अमाउंट में यूज़ करोगे तो ये सॉइल पोल्यूशन काज होता है। डंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, अगर बहुत सारे जो सॉलिड वेस्ट के आप डंप करके रखते हैं एक जगह, उससे भी होता है। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, मतलब कि अगर पेड़ पौधे काटते हो और सॉइल इरोजन होता है, गेटिंग अपर लेयर ऑफ सॉइल, उससे भी होता है। पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से भी होता है। गेटिंग लोग रूरल से अर्बन में आ गए। गेटिंग गेटिंग अब हमारे पास कंट्रोल क्या है, रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, आपने क्या कर जो भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसको कम करना है। बायो पेस्टिसाइड के यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर के यूज़ करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है फॉर फॉर 4 आवर्स, 4 आवर कितने हैं हमारे पास, 4 आवर। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, 4 आर का यूज़ करना है, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रीयूज़ एंड रिसाइकिल। एफॉस्टेशन है, रिफॉस्टेशन करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं दोबारा से। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का यूज़ करना है। रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज, है ना, मतलब जो कंस्ट्रक्ट एरिया से जो भी वेस्ट है उसको कम करना है। ठीक है, ये सारे इसका मेथड है, यानी किस तरह से कंट्रोल करना है। गेटिंग उसके बाद आगे लास्ट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज एन अनप्रेजेंट नॉइज क्रिएटेड बाय पीपल, है ना, जो हम क्या करते हैं शोर शराबा क्रिएट करते हैं या मशीन के द्वारा या हॉर्निंग के, कैन बी अनवाइंग डिस्ट्रैक्टिंग इन ट्रेंसिव और बाई फिजिकली या पेनफुल, है ना। तो साउंड हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये आपको पता है। बायो रेमेडिएशन ये इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंजे। ठीक है, हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजे का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द एनवायरमेंट कंटेमिनेट इन लेस टॉक्सिक फॉर्म। इसका यूज़ करके हम जो भी एनवायरमेंट का जो भी पोल्यूटेंट्स है जो टॉक्सिक फॉर्म है उसको हम कम कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, बायो रेमेडिएशन मीन्स आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दो किस्म का होता है, इंसिटिव बायो रेमेडिएशन टेक्निक और एक्सेटिव बायो रेमेडिएशन टेक्निक, इतना डिटेल में नहीं जाना है। गेटिंग तो अब उसके बाद सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन है, लाइकन। लाइकन क्या करता है, इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूटेंट, याद रखना, जो लाइकन है, लाइकन ये आपने याद रखना, लाइकन लाइकन लाइकन्स आर सर्व एज गुड बायो इंडिकेटर, गुड बायो इंडिकेटर्स किसका, ऑफ फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछ चुके हैं एग्जाम में। गेटिंग तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, इतना हम इसको डिटेल मतलब ये इतना मुझे लगता है सफिशेंट है। ठीक है, तो इसमें हर एक कंपोनेंट मैंने कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो इससे फिर ज़्यादा वो ज़्यादा डीप हो जाता है। गेटिंग तो मुझे लगता है ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। गेटिंग प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। गेटिंग।